Class 10 students, you are worried for your 10th science exam. So we have the solution. I am Pratiksha Mandviya from Massey Coaching Chhindwara. We have the most important question of biology 10. As you know कि बायो का वेटेज जो होता है वो बहुत ज्यादा है बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कंपेयर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री कंपेयर में बायो जो है हमारा 30 मार्क्स कैरी करता है. उस हिसाब से अगर आपने ये कर लिया तो आपके मार्क्स पक्के हो गए. You will start with the chapter number 1, that is life process. इसमें आपको कुछ बाहर से तो पढ़ना ही नहीं है. लाइफ प्रोसेस यानी हमारी बॉडी जो भी काम कर रही है वही अपनी बॉडी को तो लेकर जाओगे ही ना एग्जाम देने. तो बस अपनी बॉडी में क्या क्या काम हो रहा है वही रिकॉल करके जाना है और बाहर से एक्स्ट्रा में तो कुछ भी नहीं करना है आप. तो ये वाले जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज, इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा. ठीक है, ये मेरी गारंटी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन एंड स्टेप्स. तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. उसी फूड से तो दुनिया चल रही है. अगर वो फूड नहीं बनाएंगे तो हम भी क्या करेंगे. इसके बाद इसका केमिकल इक्वेशन है 6CO2 plus 12H2O forms C6H12O6 plus 6H2O and 6O2. तो यहाँ से हमारे दो मेन प्रोडक्ट निकल गए, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से हम सांस ले रहे हैं और फूड से, ग्लूकोज से हम खाना खा रहे हैं. ठीक, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है द डिफरेंट पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज. ये जो ग्लूकोज बना, अब इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कैसे होगा हमारे बॉडी में. तो ये जो पाथवे है आपको एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दिया हुआ है कि अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये कंप्लीट ब्रेक डाउन कर लेता है और बना लेता है एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी जिससे हमको काम करना होता है जिस एनर्जी से. इसके बाद दूसरा पाथवे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, मान लीजिए आप भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, भागने के टाइम पर अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो आपके मसल्स के सेल में क्या होने लगता है, स्ट्रेन. तो वो उस समय पर आपके जो मसल सेल्स हैं वो क्या काम करते हैं, आपके मसल सेल बनाने लग जाते हैं लैक्टिक एसिड. ठीक है, तो ये दूसरा पाथवे हो गया. तीसरा पाथवे है कि जो कि यीस्ट में होता है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता तो वो अल्कोहल बनाते हैं. अल्कोहल से इतनी बड़ी बेवरेज इंडस्ट्री चल रही है, अगर यीस्ट ये काम ना करे तो लोग नशे नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग. सर्कुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस. अब ये जो ग्लूकोज यहाँ पे हमने बना था, इसको हमने देख लिया कि यूटिलाइज कैसे करना है. अब इसको पहुंचाना भी तो है बॉडी के हर एक पार्ट में, तो पहुंचाने के लिए सर्कुलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसमें हमारा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो करता है ब्लड. ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स आपने पढ़े होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. ये जो कंपोनेंट्स है यही हमारे बॉडी में सारी चीजें सर्कुलेट करते हैं. और इसके लिए हमको एक पंप चाहिए है, क्योंकि अगर आप किसी थर्ड फ्लोर में रह रहे हो, आपके घर में पानी पहुंचाना है, तो पानी पहुंचाने के लिए आपको मोटर तो लगानी पड़ेगी. सेम एज हमारी बॉडी का मोटर है हमारा हार्ट. तो हार्ट में डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, ताकि हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो सके, सेपरेटेड रह सके. ठीक है, तो हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 में से जो आपका लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट साइड है वो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये प्रॉपरली सेपरेट हो जाए, क्योंकि हमारे बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए इनको सेपरेटेड रखा जाता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्शन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में जो कंडक्शन का काम है, जैसे हमारे बॉडी में कंडक्शन का काम ब्लड कर रहा है, वैसे ही प्लांट्स में ये काम जाइलम और फ्लोएम करते हैं. तो जाइलम पहुंचाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी, और फ्लोएम जितना भी खाना बना है, ये जो ग्लूकोज हमने बनाया हुआ है उसको पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम. ठीक, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर या एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है जो आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम या हर साल रिपीट मोड में क्वेश्चन आता है. तो ये देखिए, इतना इजी सा डायग्राम हमको बनाना है नेफ्रॉन का, जिसमें हमको बनाना है ग्लोमेरुलस,
मूवमेंट कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद आपको इसका बना करके स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देना है कि यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड आकर के फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद यूरिन का फॉर्मेशन होगा, यूरिन बाहर निकल जाएगा और ब्लड हमारे बॉडी में फिल्टर होकर के पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो हमारे बाकी सारे सिस्टम्स हैं उसमें से भी यहाँ पे डायग्राम में से आपसे पूछा जाता है। जैसे अब हम बात कर ले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल जूस कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाइल जूस होता है हमारा लिवर में, इसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसके बाद हमारे बॉडी में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स में आपको 4 एंजाइम बस याद रखने हैं, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। पहला एंजाइम है आपका सैलिवरी अमाइलेज, दूसरा है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, तीसरा है पेप्सिन, चौथा है लाइपेज। ये 4 एंजाइम के नाम और ये क्या काम करते हैं इतना ही याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस आपने देखा, ग्लूकोज के आसपास और ऑक्सीजन के आसपास ही हमने सारी प्रोसेस क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ा इससे रिलेटेड। तो आप सबको रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट chapter is chapter 2. So the first question is tropic and nastic movement. Very important question. Tropic movement is directional movement जो कि growth dependent होता है. Nastic movement is non directional जो कि growth independent होता है. Examples याद is nastic movement is non directional and growth independent. Example याद रखना है nastic movement का, and for nastic and for touch me not. Not से याद रखना है कि nastic movement किसमें होता है, टच मी नॉट प्लांट में, और ट्रॉपिक मूवमेंट बाकी सारे प्लांट्स करते हैं जैसे कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आर ऑफ 5 टाइप्स, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। ये सारी चीजें आपको पढ़ करके इंपॉर्टेंटली जाना है। इसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेन का डायग्राम आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का आपको मेन पार्ट याद रखना है सेरेब्रम, जो आपके थिंकिंग से रिलेटेड सारे काम करता है। मिड ब्रेन जो है दोनों को कोऑर्डिनेट करता है, एंड हाइंड ब्रेन में आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजों के नाम याद रख के जाना है। नंबर 1 इज सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शन है, जैसे कि चलना फिरना, ये मैं लिख रही हूँ तो ये पेन से लिख रही हूँ, ये कौन सा एक्शन है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरेबेलम। ऐसे ही दूसरा पार्ट है आपका मेडुला ओब्लिंगेटा। मेडुला ओब्लिंगेटा जो है वो आपके सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन जैसे ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, पंपिंग ऑफ हार्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। आपको सिर्फ थोड़ा सा ही छोटा सा डायग्राम याद रखना है कि अ सडन एंड इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ एनी स्टिमुलस। बाहर से अगर आपको कोई भी स्टिमुलस आ रहा है, आपकी बॉडी जो उसके लिए सडन रिस्पॉन्स करती है, जैसे कि गर्म लगा और आपने हाथ को हटाया, या मच्छर काटा आपने उसको तुरंत मारा, ये जो एक्शंस हैं इनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथ फॉलो करता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म जो हमने पढ़ा था उसका एक्सपेरिमेंट आपको दिया है कि एक खिड़की है, खिड़की से लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है तो यूनिडायरेक्शनल जब भी लाइट आता है प्लांट उसके डायरेक्शन में क्या हो जाता है, बेंड। तो प्लांट उसके डायरेक्शन में क्यों बेंड होता है, क्योंकि जो नॉन इल्यूमिनेटेड साइड होता है वहां पे ऑक्सीजन का सिक्रीशन होने लग जाता है। ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन इज थायराइड हार्मोन एंड इंसुलिन हार्मोन। थायराइड हार्मोन से एक क्वेश्चन आता है आपका कि थायराइड के कम सिक्रीशन कैसे होता है, या यहाँ पे गोइटर कैसे होता है, कौन से ग्लैंड से एसोसिएटेड है, और इंसुलिन जो है उसके बारे में आता है कि डायबिटीज कैसे होता है, या इंसुलिन आपके बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं फ्रॉम द सेकंड चैप्टर। चलिए नेक्स्ट इज डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्योंकि हम इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो कि न्यूरॉन है, आपको उसका डायग्राम प्रॉपर्ली लर्न करके जाना है। 1 2 3 The first question of next chapter is sexually transmitted diseases. Very important chapter कि जो sexual contact से जो diseases फैलती हैं that is sexually transmitted disease। जो बैक्टीरिया से फैलती है वो बैक्टीरियल डिसीज, जो वायरस से फैलती है वो वायरल डिसीज। आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, बैक्टीरियल में सिफिलिस एंड गोनोरिया, एंड वायरल में एड्स एंड वॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है दैट इज ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, इनके सबके फंक्शन आपको याद रखना है कि कहाँ पर है ये और क्या काम करते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। तो ये दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी एक फूल है, उसका एंथर और उसी के स्टिग्मा पे जाकर के उसके पोलन ग्रेन गिर रहे हैं तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन, दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, दो अलग अलग फ्लावर्स में से एक का एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, उसको कहेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बडिंग इन ईस्ट एंड बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। यहाँ पर हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ के जानना है। 5 मेथड्स हैं, उसमें से ये जो दोनों मेथड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। बडिंग इन ईस्ट में आपको पढ़ के जानना है कि बड का फॉर्मेशन होता है, पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। सेम एज बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि एक अमीबा था, उसने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया, न्यूक्लियस को डिवाइड करने के बाद 2 अमीबा में डिवाइड हो गया, डॉटर अमीबा बना लिया। और ये जो दो डॉटर अमीबा है ये कैसे होते हैं, इमोर्टल। इमोर्टल यानी अमर है, कोई कभी मरने वाले नहीं है। एक पेरेंट से डिवाइड होकर 2 बच्चे बन गए, कभी मरेंगे ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड जर्मिनेशन। अब सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है? सीड जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन मॉइस्चर लगता है तो ही जर्मिनेट होता है। एज वेल एज डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स में सीड फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए स्टोर फूड के लिए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है और सीड जर्मिनेशन जो है होता है। So our next chapter is heredity. So the first question of heredity is how is sex determined in human being. तो हमको याद रखना है बच्चों कि 2 टाइप से सेक्स डिटरमिनेशन होता है, एक क्रोमोसोम्स के थ्रू जो कि ह्यूमन बीइंग्स में होता है और एक होता है एनवायरनमेंट के थ्रू जो कि होता है इसमें टर्टल में या लिजार्ड्स में। तो जैसे ज्यादा गर्मी पड़ी तो वो फीमेल बन जाती है, अगर कम गर्मी हुई तो मेल बन जाते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन क्रोमोसोम्स के थ्रू ऐसे होता है, ये मेल है, मेल में 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं एक्स एंड वाई, और फीमेल जो होती है उसमें 2 सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स। तो 50-50% चांसेस होते हैं हर कंडीशन में कि अगर एक्स क्रोमोसोम आ रहा है फादर से तो गर्ल चाइल्ड होगी और वाई क्रोमोसोम आ रहा है अगर फादर से तो बॉय चाइल्ड होगा। तो हमको याद रखना है कि 50% चांसेस है किसी भी ऑप्शन के प्रोड्यूस होने के। और सेकंड क्वेश्चन इज इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो आपके पेरेंट्स से आप में आ रहे हैं, जैसे आई कलर, हेयर का टेक्सचर, हाइट, ये जो सारे कैरेक्टर हैं इनको हम इनहेरिटेड कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से आते हैं। और ऐसे कैरेक्टर जो आप अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं उनको हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। जैसे कि चलना, बोलना, या आप बॉक्सिंग सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, वो सब एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उसमें से क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पी प्लांट का ही क्वेश्चन आए, कुछ भी कैरेक्टर देके क्वेश्चन आ जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रॉस ऐसे ही करना है कि जो भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्रॉस करनी है उसमें हमेशा F1 जनरेशन जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगी और इसके बाद जो F2 जनरेशन है उसमें आपको रेशियो जो है हर कंडीशन में सेम आएगा। तो जीनोटिपिक रेशियो जो होगा आपका 1:2:1 आएगा और फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 3:1 आएगा। ठीक है, सेम एज डायहाइब्रिड क्रॉस भी होता है, इसमें आपको एक कैरेक्टर के जगह पे 2 कैरेक्टर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर इज आवर एनवायरमेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फूड चेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन आता है फूड चेन के ऊपर 10% लो। 10% लॉ में आपको ध्यान रखना है कि हर जगह पे सिर्फ आपको 10% कम कर देना है। जैसे ग्रास है, ग्रास के पास अगर 10,000 जूल एनर्जी है तो ग्रास ऊपर के पास कितनी एनर्जी जाएगी 1000 जूल। फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी जाएगी 100 जूल। स्नेक के पास जाएगी 10 जूल और ईगल के पास जाएगी 1 जूल। इसी के लिए ये कहा जाता है कि जो फूड चेन होती है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 5 या 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो गई तो एनर्जी ही कहाँ से जा पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आपने घर में देखा ही है, गीला कचरा और सूखा कचरा। तो जो भी आप कचरा ब्लू बिन में डालते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और जो कचरा आप ग्रीन बिन में डालते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम लोग बना सकते हैं मैन्योर और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे आपने 10% लॉ पढ़ा था, इसमें आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फूड चेन में एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी कम होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी ग्रास के पास थी। ये इसके जस्ट अपोजिट है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते हैं टॉक्सिसिटी जो है इंक्रीज होती है। टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है ना, ग्रास को अगर हमने कोई पेस्टिसाइड डाला तो ग्रास में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसमें किसके ऊपर होगा? ईगल के ऊपर। तो हो सकता है वो मर भी जाए। जैसे कि हम लोग वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा के पेस्टिसाइड का असर वेजिटेबल से ज़्यादा किस में हो रहा है? हम लोगों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। वेस्ट को मैनेज कैसे करना है? रिड्यूस कर सकते हैं आप, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, लैंडफिल कर सकते हैं, कुल्हड़ यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर बनता कैसे है और डिप्लीट कैसे होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे इसको डिप्लीट कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंटली पढ़ के जाना है।